हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो आप लोगों के लिए बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अधिक लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। सबसे पहली बात तो दोस्तों यही है कि पर्यावरण है क्या। तो बेटा आप ध्यान रखना कि जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर का जो पारस्परिक संबंध होता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं, उसे ही हम ईवीएस कहते हैं, उसे ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पर्यावरण क्या है, तो आप कहोगे जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर का प्राकृतिक आवरण और उनके मध्य जो आपस में परस्पर संबंध दिखाते हैं, उनकी भी जो क्रियाएं होती हैं, उसे ही बेटा हम क्या कहते हैं, तो उसे ही बेटा पर्यावरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि कितने प्रकार के हैं, तो आप कहोगे तीन। एक, दो और तीन। ये तीन प्रकार के टोटल होंगे। ये कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। लेकिन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से, तो नंबर आप कहोगे भौतिक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। कौन कौन सा? नंबर एक भौतिक पर्यावरण, दूसरा कौन? अजैविक पर्यावरण और तीसरा सांस्कृतिक। जो जैविक होता है उसमें अजैविक होता है, उसमें सारे के सारे निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और जो जैविक होता है उनमें जान होती है, जैसे जंतु पर्यावरण और वनस्पति पर्यावरण। और इसमें आता है सामाजिक और कुछ आर्थिक घटक आते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन से पर्यावरण के बीच में संबंध दर्शाते हैं और उनके क्या क्या कारक हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, आपका आ गया ये क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोगों के नंबर अच्छे दिलाएंगे दोस्तों। सबसे पहला ध्यान रखना कि आखेटक एवं भोजन संग्रहक। दोस्तों जो आखेटक है वो कैसा है? वो कैसा है? जीवी है। और जो संग्रहक है वो कैसा है बेटा? भोजन संग्रहक। वो भौतिक वाला मनुष्य है। ठीक है। तो इसमें मानव का संबंध कैसा हो गया? कारक हो गया बेटा। पशुपालन एवं पशुचारण। तो ये कैसा? पशुपालन और पशुचारण ये दोनों बेटा कैसा, किस प्रकार का मनुष्य? ये सांस्कृतिक का है, तो आपका आएगा सामाजिक मनुष्य। पौधा पालन एवं कृषि, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? आर्थिक मनुष्य। और विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण की बात होगी तो प्रौद्योगिकी मानव हो जाएगा। ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, इनको केवल आप लोगों को कितना पढ़ना है, तो केवल इतना पढ़ना है कि ऐसे पूछा जाता है कि बताइए आखेटक और भोजन संग्रहक इनका कैसा मानव स्वरूप है, तो आप कहोगे जीवी और भौतिक मनुष्य। पशुपालन एवं पशुचारण कैसा है, तो आप कहोगे सामाजिक मनुष्य। पौधा पालन एवं कृषि कैसा है, तो आप कहोगे आर्थिक मनुष्य। और विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण कैसा है, तो आप कहोगे प्रौद्योगिकी मानव। जिसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस केवल इसको रट लेना है ऐसे। ठीक है। अब सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना, आप जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वो ये है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्या बेटा? ध्यान रखना, सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? तो राजीव गांधी जी ने किया था। किसने बेटा किया था? तो ध्यान रखना बेटा, राजीव गांधी जी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया कब था? जो आया था 1986 ईस्वी को। और इसे ही हम लोग कहते हैं बेटा छाता विधान। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम छाता विधान भी कहते हैं। दूसरा है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई? तो गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी 1985 ईस्वी में। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो बेटा वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया था वो आपका कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम आया था वो आपका आया था 1972 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसकी अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी बेटा। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। तो एक बार इसको बेटा और क्लियर कर लेना, एक बार इसको बेटा और क्लियर कर लो आप लोग, जो बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था बेटा? 1972 में आया था। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब आया था? 2010 में आया था। जबकि ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया किस पंचवर्षीय योजना में, तो आप कहोगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आइए देखते हैं उसके बाद अगला क्या है।
अगला देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो हमने आपसे कहा था कि पर्यावरण, देखो क्या लिखा है, देखो आप देख लो कि पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया किस पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। खेती के लिए सर्वाधिक पुरानी प्रणाली कौन सी है, तो झूम कृषि। जो झूम कृषि है वह खेती के लिए सबसे सर्वाधिक एवं पुरानी, सबसे पुरानी, ठीक है, प्रणाली है। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था, तो सबसे पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया था वो 5 जून 1973 ईस्वी में बनाना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है बेटा। मेघ बीजन एक प्रकार की कृषि होती है, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन। क्या कहोगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के रूप में। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपके पेपर की दृष्टि से वो ये है कि पर्यावरणीय समस्याओं का जो दुरुपयोग है वो कब से माना गया है, तो आप कहोगे जब से ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है तब से। कब से बेटा, जब से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है। तो कब से स्टार्ट हुई है, तो 1860 ईस्वी से। उसके बाद में अगला है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई, तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। और अगर हम आपसे पूछे कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास की स्थापना कब की गई, तो आप कहोगे ये स्थापना की गई थी 1987 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली, तो अगली है धारणी एवं स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो आप कहोगे ब्रटलैंड थे। कौन थे बेटा, ब्रटलैंड थे। धारणी एवं स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे ब्रटलैंड 1987। ध्यान रखना कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी विश्व संरक्षण नीति में किया था। विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र भी बताए थे, आप सभी को शायद पता हो या ना पता हो। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। कहा था कि ये विकास के सबसे मेन और सबसे अच्छे स्रोत हैं। कौन, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। तो इनको आप जरूर ध्यान रखना बेटा, इनको मत भूलना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूलना, ठीक है। ध्यान रखना इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, IUCN ने किया था। और अपने विकास के 5 क्षेत्र दिए थे, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। चलिए, आशा और उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं। सबसे पहला अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि यहाँ से आप लोगों को कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं। अब देखिएगा, दूसरी बात देखिएगा कि ये बहुत पूछता है कि पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक है वो कॉल रिटर हैं। दोस्तों देखो, हमें आपको परिभाषा समझाना नहीं है, बस इतना आपको बता देना। देखो, हमें आपको महान नहीं बनाना है, ना ही हमें आपको PCS IAS का एग्जाम दिलवाना है। इतना आपको बता दूंगा कि पेपर में फंस जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे हमने आपको टेट में दिलाया था वैसे हम आपको सुपर टेट में दिलाएंगे। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कॉल रिटर। अगर पूछा जाता है सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा है, तो आप कहोगे कि सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा है, तो आप कहोगे नवनियतवाद की अवधारणा है। और जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ऐसा किसने कहा था, तो फिटिंग ने कहा था। किसने कहा था, फिटिंग ने कहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित है, तो वो है USA, अमेरिका का एक शहर है ब्रुकलिन, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगला है कि अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, वो ये है कि ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। तो ओजोन स्तर का सर्वप्रथम जिसने पता लगाया था उसका नाम क्या था, जोसेफ फॉरमैन था। क्या था, जोसेफ फॉरमैन था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष वर्ष 2002 को किस वर्ष के रूप में बनाया, तो आप कहना कि ये आप जो जिस वर्ष के रूप में बनाया था वो कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया। जबकि आप सभी को पता होगा कि जो सतत विकास प्रक्रिया है वह एजेंडा 21 से संबंधित है। किससे बेटा, एजेंडा 21 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं।
अगला है कि सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। सतत विकास किस प्रकार से होगा, तो आप कहोगे जब हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। जब हम जैव विविधता का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे और निर्धनता को हटाएंगे, तो हमारे भारत का होगा क्या, सतत विकास। और यह किस में बात की गई है, तो कहोगे एजेंडा 21 में बात की गई है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो एजेंडा 21 सतत विकास प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है कि बताइएगा हाइड्रोलॉजिकल अंतरराष्ट्रीय दशक किस वर्ष को कहा जाता है, तो ये 1965 से लेकर 1974 का जो समय है, इसे अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कहा जाता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहता है कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहते हैं। तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक जो है वो टेंसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को, टेंसी नदी को। और भारत की दामोदर नदी किस नदी परियोजना की ही स्टाइल में बनाया गया है, तो आप कहोगे टेनेसी नदी का ही उदाहरण है। अगला है विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं, तो येलो नदी जो चीन में पड़ती है सबसे ज़्यादा अवसादों का परिवहन करती है, और दूसरी है गंगा नदी। ठीक है, कौन सी, गंगा नदी। तो भारत में गंगा नदी और चीन की येलो नदी, ये विश्व का सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली नदियों में बेशुमार शामिल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो ये बेटा नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में। अगला है पहली वन नीति कब आई थी, तो सबसे पहली वन नीति आई थी 1894 ईस्वी में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली वन नीति आई थी 1952 में, जबकि संशोधित करके आई थी 1988 में। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि सबसे पहली वन नीति आई थी, सबसे पहले वन नीति आई थी 1894 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहली वन नीति 1952 और 1988 में इसको संशोधित किया गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, जबकि 1988 में राष्ट्रीय नदी नीति भी आई थी। कौन सी, राष्ट्रीय नदी नीति भी आई थी। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी, तो ये आई थी बेटा 2006 में आई थी। कब आई थी बेटा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बेटा कब आई थी, तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति आई थी बेटा ये 2006 में आई थी। जबकि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा, जबकि सभी लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम आया था ये 1976 में आया था। और अगला ध्यान रखना कि जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम ये कब आया, तो बेटा ये 1974 में आया था। कब आया था बेटा, ये 1974 में आया था। जबकि ध्वनि प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 2000 में पूर्णतः पारित हो गया था। 2000 सन आप बिल्कुल सही रखोगे, क्या रखोगे, 2000। उसके बाद में दोस्तों इको मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इको मार्क। ये इको मार्क जो नियम आया था ये आया था 1991 में। कब आया था बेटा, 1991 में आया था। ध्यान रखना इको मार्क वाला 1991 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अगला है बेटा संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, यानी सबसे पहला पर्यावरणीय सम्मेलन कौन सा हुआ था, तो 1972 में बेटा हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1972 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। उसके बाद में दोस्तों तो कब कहाँ हुआ था बेटा, स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। अब आगे बेटा देखते हैं अगली बात। अगली बात यह है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, तो 1987 में आया था और सीएफसी को रोकने के लिए आया था। किसको बेटा, सीएफसी को रोकने के लिए आया था। किसको बेटा, सीएफसी को रोकने के लिए लाया गया था। उसके बाद में पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे पहला कब हुआ, तो सबसे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ बेटा, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो में हुआ था। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो थी उस पर संधि की गई थी। अगला है बेटा जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। जबकि कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में डेनमार्क में हुआ था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को लाने के लिए किया गया था, कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किया गया था। तो यहाँ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे जो हमने आप सभी लोगों को कराया है। जैसे सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आया, तो 1992 में आया, 72 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, जोहान्सबर्ग 2002 में और कोपेनहेगन 2009 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला बेहतरीन चैप्टर पढ़ते हैं बेटा इकोलॉजी। ये दूसरा चैप्टर है।
पहले वाले चैप्टर का वहाँ पे अंत हुआ और शायद आशा और उम्मीद है कि वहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक परिभाषा लिखी, पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। यह शब्द सबसे पहले बेटा किसने दिया था? तो यह शब्द सबसे पहले बेटा अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ही सर्वप्रथम किसने किया था बेटा? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और कब किया था? 1869 में किया था। किसने किया था बेटा? 1869 में किया। तो ध्यान रखना कि वातावरण और जीवों के बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और यह शब्द किसने दिया था 1869 में? तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगले बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बेटा देखिएगा, अगर हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है पारिस्थितिकी। क्या आता है बेटा? पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1955 में किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था बेटा एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले जी ने किया था। चलिए, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें बहुत ज़्यादा सताता है वो ये है कि ये है क्या? तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। मतलब सजीव और निर्जीवों से मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जैसे घास है, खरगोश खा गया, तो जैविक और अजैविक दोनों मतलब पारस्परिक संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। यह अपेक्षाकृत स्थित व समास्थित में होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकारों व प्रकारों का होता है। केवल आप इतना ध्यान रखना बेटा कि यह जैविक और अजैविक घटकों का एक प्रकार से मिलन है। और जब इसी को हम पढ़ते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं लंबे तंत्र का, तो इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने। किसने बेटा? एजी टांसले ने। जबकि इकोलॉजी पूछेगा बेटा तो क्या करना है बेटा? तो आपको करना है अर्नेस्ट हैकल करना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में आगे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा देखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात करते हैं तो ये दो घटक होते हैं बेटा। कितने घटक होते हैं इसके? दो घटक होते हैं। इसके दो घटक होते हैं। जो बेटा सबसे पहला वाला घटक होता है इसको हम लोग बोलते हैं जैविक घटक और इंग्लिश में होता है बायोटिक कंपोनेंट। अगला होता है अजैविक घटक, इसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। और जो जैविक घटक होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं बेटा। जो जैविक घटक होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बेटा? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वयं पोषी, जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। एक होता है बेटा क्या? स्वयं पोषी, जो स्वयं अपना भोजन बना लेता है। एक होता है स्वयं पोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। ठीक है। और आगे एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको कि एक होता है स्वयं पोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, और एक होता है परपोषी या परोपजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है। और अगर हम स्वयं पोषी का अध्ययन करेंगे, स्वयं पोषी के बारे में बेटा पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं फोटोसिंथेसिस की सहायता से। तो जैसे एग्जाम्पल प्लांट्स हो गया, स्मॉल बैक्टीरियाज हो गए, ये उत्पादक प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं, वह सारे के सारे कैसे होते बेटा? स्वयंपोषी होते हैं। अब बात आती है कि सर बताइए, ये जो आपके जो है परजीवी होते हैं ये कैसे होते हैं, परपोषी कैसे होते हैं? तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भक्षक जीव और एक होते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। अब जो ये भक्षक जीव होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और अपघटक कौन से होते हैं? तो जो भक्षक होते हैं वो भी तो बेटा तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक कौन होता है बेटा भक्षक में? तो एक भक्षक में जो आपका आता है वो आता है, पहला कौन आएगा भक्षक में? तो पहला आता है शाकाहारी, अगला होता है बेटा मांसाहारी, और अगला होता है बेटा कौन? सर्वाहारी। अगर हम बेटा अपघटक की अब बात करेंगे तो अपघटक में ध्यान रखना है डिकम्पोजर होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज फंगस होते हैं। ये भक्षक जीवों के शरीर में रासायनिक क्रिया करते हैं और उन तत्वों का अपघटन कर देते हैं। मतलब कुछ खराब चीजें होती हैं, उन खराब चीजों को ये क्या करते हैं कि कुछ खराब चीजें होती हैं, उन खराब चीजों को ये जो है सड़ाने के बाद उनको अपघटित कर देते हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कहा जाता है कि पृथ्वी के रक्षा कवच भी एक प्रकार से, जैसे ओजोन परत होती है वैसे ही जैसे पृथ्वी का सफाई कर्मी के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये अपघटक वाला बेटा जरूर ध्यान रखना है, मत भूलना।
इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में काफ़ी हेल्प आपकी करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और अगला देखते हैं इसी में क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर क्या देखा, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर देखा वो ये देखा कि सर आपने कहा कि एक स्वयंपोषी होता है, एक परपोषी होता है। सर जो स्वयंपोषी होता है वो अपना भोजन खुद बना लेता है, जो परपोषी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो भी दो होते हैं। एक भक्षक जीव जैसे शाकाहारी दूसरों पर, मांसाहारी दूसरों पर, सर्वाहारी दूसरों पर। जो अपघटक होते हैं परोपजीवी होते हैं, ये भक्षक जीवों को खाते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं, तो ये अपघटक होते हैं। ये एक प्रकार से भारत में, जो भारत में सफाई कर्मी का क्या मतलब, सफाई कर्मी का काम करते हैं, इनको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जैसे जो गिद्ध होते हैं, तो गिद्ध को प्रकृति का क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। और गिद्धों की मृत्यु का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम नामक दवा है, आप लोगों को पता होगा। अब ध्यान रखना है अजैविक घटक, अजैविक घटक को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इनको जो तीन भागों में डिवाइड किया गया उसमें कौन कौन सा है, तो पहला हुआ अकार्बनिक घटक, दूसरा हुआ कार्बनिक घटक, और अगला हुआ दोस्तों कौन, भौतिक घटक। जो कार्बनिक घटक होता है दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, तो जो कार्बनिक घटक होते हैं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, बहुत सारी इसमें गैसेस भी होती हैं और लवण भी होते हैं। जबकि जो कार्बनिक घटक होते हैं इसमें क्या होता है, तो मृत पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जो मर जाते हैं उनके यौगिक होते हैं। भौतिक में क्या होता है, तो सूर्य है, प्रकाश है, हवा है, ताप है और विद्युत है। ये सारे के सारे आपके कैसे घटक होते हैं, भौतिक घटक होते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जैसे आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, ह्यूमस, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस वाले पूरे के पूरे डायग्राम को आप लोगों को बनाना है और अच्छे नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। आशा और उम्मीद करते हैं कि हम जितना पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे नोट्स आप जरूर बनाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। चलिए आगे, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फूड चैन, खाद्य श्रृंखला के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला, और यहाँ से हम लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो ये पूछे जाएंगे कि जीवधारियों का वह क्रम, जीवधारियों का वह क्रम, जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं, इन्हें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। आसान भाषा में ये समझ सकते हो कि जो भोजन के लिए जंतु, जो भोजन के लिए जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या होती है, पूरी की पूरी चैन खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और यहाँ पर आपको ये बेटा जरूर ध्यान रखना है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, उसका प्रवाह एक दिशी होता है। कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रवाह एक दिशी होता है। अब जैसे देखो, जैसे कि हरे पौधे उत्पादक हो गए, हरे पौधे कौन हो गए, उत्पादक हो गए। इनको खाया किसने, प्राथमिक उपभोक्ता ने। फिर उसके बाद में इनको खाया किसने, द्वितीयक उपभोक्ता ने। फिर बेटा इनको खाया किसने, तृतीयक उपभोक्ता ने। और फिर ये क्या हो गए, अपघटित हो गए, इनकी डेथ हो गई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो खाद्य श्रृंखला है ये एक दूसरे पर भोजन के लिए क्या है, निर्भर है। आइए आगे देखते हैं। एक जो खाद्य श्रृंखला होती है ना बेटा, इस खाद्य श्रृंखला के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है परभक्षी, ठीक है, एक होता है परपोषी, और एक होता है मृतोपजीवी। अब अगर परभक्षी की हम बात करते हैं तो जैसे कि पादप हुआ, पादप को शाकाहारी जीव ने खा लिया, शाका को मांसाहारी जीव ने खा लिया, और मांसाहारी जीव को हिंसक जीव ने खा लिया, तो ये कैसे हो गए बेटा, परभक्षी हो गए। परपोषी कौन से हो जाएंगे, तो आप कहोगे इसमें जो है बहुत बड़े बड़े शाकाहारी जीवों से लेकर छोटे छोटे जीवों की ओर हम जाते हैं, यानी हम इसमें बड़े शाकाहारी जीवों से स्टार्टिंग करते हैं और छोटे जीवों की ओर जाते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। और अगर बेटा हम मृतोपजीवी की बात करेंगे तो मृतोपजीवी में क्या होता है, तो मृत जीवों जंतुओं और पेड़ पौधों का जब क्षय हो जाता है तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, और यही के सारे कैसे होते हैं बेटा, मृत जीवी भोजन श्रृंखला होती है। अब एक बात ध्यान रखना कि परभक्षी की अगर हम बात करेंगे तो परभक्षी वे होंगे जिस जो पहले हरे पौधे से इनकी शुरुआत होती है वो परभक्षी होते हैं। तो यहाँ पादप कैसा होगा, हरा पेड़ पौधा होगा, तो इनकी शुरुआत हरे पेड़ पौधे से है, तो कैसे हो जाएंगे, परभक्षी हो जाएंगे। और अगर बहुत बड़े जीव शाकाहारी से शुरुआत हो रही है और छोटे जीवों की ओर श्रृंखला बढ़ रही है तो वो परपोषी हो जाएंगे। और अगर मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर किसी की शुरुआत हो रही है बेटा तो वो कैसे हो जाएंगे, मृतोपजीवी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा और उम्मीद यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है जियोम। क्या है? जीवोम, बायोम इसको बोलते हैं हम लोग। ये है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों तथा प्राणियों एवं सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम कहते हैं। कहने का तात्पर्य इनके कुछ नहीं है, मैं सरल भाषा में तुमको समझा दूं। कहने का इनके तात्पर्य यह है कि जब किसी भी पारिस्थितिकी रूप से बहुत सारे पेड़ पौधों और प्राणियों का, जब बहुत सारे पेड़ पौधे और प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम कहते हैं। ये बेटा जो बायोम होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो स्थल पर रहने वाले हैं और एक वे होते हैं बेटा जो जल में रहने वाले होते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको भी कुछ भागों में बांटा गया। एक होते हैं अनुकूलतम बायोम और एक होते हैं मौसमी जलवायु वाले बायोम। अब बात यह आती है कि अनुकूलतम बायोम क्या होते हैं। तो ध्यान रखना कि अध्ययनवर्ती सदाबहार वर्षा वन, जहाँ पे बहुत वर्षा होती है, विषुवत रेखीय प्रदेश जहाँ वर्षा भर गर्म एवं तटीय मौसम रहता है और वनस्पतियों की सतत वृद्धि होती है, अनुकूलतम वायुम कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकूलतम वायुम हम उसे कहते हैं जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और मौसम गर्म भी रहता है। भाई अगर मौसम गर्म रहेगा तभी तो वर्षा होगी, तो वो वायुम कैसा होगा? अनुकूलतम वायुम होगा। और अगर बात करते हैं मौसमी जलवायु वाले बायोम की, तो वर्ष में कम से कम दो ऋतुएं ऐसी होती हैं जिसमें तापमान एवं वर्षा का पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन? मानसून वन वायु, मतलब कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मानसून जब आता है और तब वर्षा होती है तब वो वन उगते हैं, तो उन्हें मानसून वन कहा जाता है, मानसून वन बायोम कहा जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम वे होते हैं जब शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्षा होती है और ये पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। और जो पर्वतीय इलाके पर वर्षा होती है वहां पे कोड़धारी वन होते हैं, उन्हें कोड़धारी वन बायोम कहा जाता है। कहने का तात्पर्य केवल यह है, मैं तुमको आसान भाषा में समझा दूं बेटा, कि अनुकूलतम बायोम वे होते हैं कि जहां वर्षा होती है उसी हिसाब से पेड़ पौधे उगाते हैं, और जहां इन चीजों पर वर्षा डिपेंड होती है वहां उस हिसाब से पेड़ पौधे होते हैं। जैसे कुछ मानसून पर पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं तो मानसून के हिसाब से पेड़ पौधे होते हैं। कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वर्षा के हिसाब से पेड़ पौधे उगते हैं, और कुछ कोरधारी वन उगते हैं, वो पर्वतों पर उगते हैं, तो वर्षा पर डिपेंड करता है। उसके बाद में अगला दोस्तों हम देखते हैं, तो अगला हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा? तो अगला जो हमारे पास इधर आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आएगा? तो अगला जो हमारे पास आएगा वो आएगा गर्म जलीय वायु। अब भाई कुछ ऐसा जल होगा जो गर्म होगा, कुछ ऐसा होगा जो शीत सागर जलवायु होगा जो ठंडा जल होगा, और कुछ ऐसा होगा जिसमें लवणता की मात्रा पाई जाएगी, सॉल्ट की मात्रा पाई जाएगी, वो अलवण जलीय वायु होगा। अब देखो, जो गर्म जलीय बायोम होते हैं तो ध्यान रखना कि जो महाद्वीप के पास में तट होते हैं वो महाद्वीपी मग्न तट बायोम कहलाते हैं, इनका जल गर्म होता है। और जो खुला सागर होते हैं इनका भी जल गर्म होता है, इन्हें खुला सागर बायोम कहते हैं। जो ऊर्ध्वगामी होता है वो ऊर्ध्वगामी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, उनके कारण इनका जल ठंडा हो जाता है, तो उन्हें ऊर्ध्वगामी जलवायु कहा जाता है। कुछ महाद्वीपी जलवायु होता है, ठीक है, और कुछ होते हैं खुला सागर बायोम होता है। उसके बाद में नदी बायोम होता है, झील बायोम होता है और तालाब बायोम होता है। और आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन किसका जलीय बायोम का उदाहरण नहीं है। तो इतने आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्म जलीय में महाद्वीपी भी है, खुला भी है, जबकि शीत में भी महाद्वीपी है और खुला भी है, लेकिन इसमें केवल जुड़ेगा को क्या? ऊर्ध्वगामी जलवायु। और अलवड़ में नदी, झील और तालाब। आशा और उम्मीद यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आप लोग ये वाले बायो मत पढ़ना, नहीं पूछा जाता है, ना कभी आएगा, तो इनको छोड़ देना, इनको काट देना, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो अगर प्राथमिक की बात करते हैं तो ध्यान रखना, पारिस्थितिकी समुदाय का ऐसा क्षेत्र विकास जहां पहले से कोई पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान नहीं था। कहने का तात्पर्य इनके क्या है मैं आपको बता दूं, सुन लो। एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखा हुआ है रेतीली भूमि मूल वनस्पति समुदाय क्रम। इसका मतलब क्या है? प्राथमिक अनुक्रम का
और द्वितीयक अनुक्रम का। समझ लो, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ध्यान रखना कि प्राथमिक का कहने का मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां विकास पहले से कभी हुआ ही नहीं, वो प्राथमिक हो गया। द्वितीयक वो होगा जहां पहले से कोई समुदाय विद्यमान था, लेकिन बाद में मानवीय प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप या पर्यावरण संकट के फलस्वरूप वो नष्ट हो गया। आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि प्राथमिक आपका वो होगा जहां पहले तो जहां पहले से कुछ भी है ही नहीं, ना अब है ना पहले था। द्वितीयक वो होगा जहां पहले तो था लेकिन अब नष्ट हो गया। शायद समझ गए हो। जैसे प्राथमिक का मतलब आपने रेतीली भूमि देखी होगी, मरुस्थल देखे हैं। जैसे पहले मरुस्थल पहले थे वैसे आज है। पहले भी वहां कुछ भी नहीं था, आज भी वहां कुछ भी नहीं है। जबकि आज इस समय प्रेजेंट टाइम दशा और भी खराब होती जा रही है। द्वितीयक अनुक्रम वे होते हैं जैसे आग से जंगल, जैसे बहुत बड़े जंगल थे, अब आग लग रही लगातार, तो अब वहां वो वन लगातार क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, अब कहाँ विकसित हो पा रहे हैं। तो ये द्वितीयक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला। अगला है पारिस्थितिकी पिरामिड। दोस्तों पिरामिड से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। आइए पिरामिड को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिरामिड से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पूछे जाएंगे। देखिएगा, देखो लिखा है किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की संख्या जीव भार तथा संचित ऊर्जा में पारस्परिक संबंधीय के चित्रण निरूपण इकोलॉजी पिरामिड कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होता है और उस प्राथमिक उत्पादक में उपभोक्ता उनको खाते हैं। और उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। और कुछ जीव भार होते हैं, उनमें उनकी ऊर्जा संचित रहती है। और जब इसी चीज को हम चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, चाहे उल्टा हो चाहे वो सीधा हो, ऊर्जा के हिसाब से होगा, तो इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। और पारिस्थितिकी जो पिरामिड था, यह शब्द सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने हमको 1927 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था बेटा? चार्ल्स एल्टन ने हमको बेटा 1927 ईस्वी में दिया। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो समझो, जो इकोलॉजिकल अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो बेटा तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। जबकि सभी को पता है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है बेटा वो सदैव सीधा बनता है। तो इसे बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड, इसे बोलते हैं जीव भार का पिरामिड, और इसे बोलते हैं ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, जीव संख्या का पिरामिड। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें खास होंगी। देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे आज, और कोई दिक्कत नहीं होगी आज। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जीव संख्या का पिरामिड। ये बहुत ही आसान है, जीव संख्या का पिरामिड। यह पिरामिड प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर निरूपित होता है। मतलब कि जो यह पिरामिड होता है या संख्या के आधार पर, देखो केवल यहाँ पे एक बात तुम बस क्लियर रख लो, बाकी सब मोहमाया है। केवल एक बात क्लियर रख लो बेटा, वो क्या है? तो वो बात ये है, बस संख्या के आधार पे, जो संख्या के आधार पे बस अगर तुमने इसको पकड़ लिया, बस सारी बातें पकड़ लोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जिनकी संख्या ज्यादा वो सबसे ऊपर, जिनकी संख्या कम वो नीचे। पिरामिड समझ जाओगे कैसा बनेगा। तो ध्यान रखना कि इस आधार में हमेशा प्राथमिक उत्पादक होते हैं, मतलब शुरुआत जिनकी होगी वो प्राथमिक उत्पादक से ही होगी। फिर ऊपर की ओर क्रमशः प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा और तृतीयक होगा, उपभोक्ताओं की संख्या होती है। उसके बाद में ध्यान रखना, सबसे ऊपर उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। ध्यान रखना, इसकी सबसे अच्छी पहचानने की खास बात यह है कि सबसे ऊपर मांसाहारी होगा। पिरामिड सीधा हो सकता है और उल्टा दोनों हो सकता है। अब तुमको एक ट्रिक बताया दे रहे हैं, बस ध्यान रखना, उतने ही सीधे होंगे उतने ही उल्टे होंगे, बाकी कुछ ना करो, बस ध्यान रखो, यही में से ही है। अगर घास का पूछे संख्या के आधार पे तो सीधा होगा, अगर फसल का पूछे तो संख्या के आधार पे सीधा होगा, लेकिन अगर एक पेड़ और एक वन का पूछ ले बेटा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। इसमें सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी आते हैं,
फिर द्वितीयक होते हैं मांसाहारी, फिर तृतीयक होते हैं बेटा सर्वाहारी। और सबसे बड़ी बात हमने कहा था कि इसमें बस तुम संख्या ध्यान रखना, ये संख्या पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं बेटा? ये संख्या के आधार पे ही आधारित होते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना कि इनकी शुरुआत हमेशा उत्पादक से ही होती है। देखो उत्पादक से हो रही है, पहले प्राथमिक होते हैं, फिर द्वितीयक होते हैं, फिर तृतीयक होते हैं, उपभोक्ताओं की संख्या होती है। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद तो मुझे यही है। जिसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है बेटा, अगर आपसे पूछे घास और फसल का, तो घास और फसल का कैसा होगा पिरामिड? सीधा होगा, रट लेना है। जबकि जो उल्टा अगर आपसे पूछेगा तो उल्टा एक पेड़ का ही होगा, ध्यान रखना। किसका होगा? एक पेड़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। वो है हमारा जीव भार का पिरामिड। चलिए हम देखते हैं अगला। ये आ गया हमारा जीव भार का पिरामिड। आइए देखते हैं सबसे पहले जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार की पिरामिड को अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है जीव भार को निरूपित करने वाला पिरामिड। इसमें केवल तुमको एक बात ध्यान रखना है, वो क्या है? तो इसमें तुमको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों, और वो है आपका भार। क्या है दोस्तों? भार। ठीक है, इसका भी आधार क्या है? तो आधार है प्राथमिक उत्पादक से ही शुरुआत होती है। ये पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। कैसा बेटा? ये पिरामिड सीधा भी हो सकता है और आपका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन कौन कौन सीधे कौन कौन से उल्टे, बस रटना है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, वन और घास स्थल का कैसा होगा बेटा? सीधा होगा। जबकि तालाब का पिरामिड कैसा होगा? तो तालाब का उल्टा होगा। ध्यान रखना बेटा, तालाब का उल्टा होगा, जबकि वन और घास का सीधा होगा। जबकि पीछे वाले में घास और फसल का था, और जबकि वन वाला उल्टा था। अब आगे देखते हैं बेटा, जो संचित वाला ऊर्जा है, जो संचित ऊर्जा है बेटा, वो 10% के नियम पर आधारित है। और शायद आप लोगों ने 10% का नियम पढ़ा भी होगा। 10% का जो नियम था वो लिंडमैन भाई साहब ने दिया था, और कहा था कि जब कभी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो लगातार ऊर्जा का बेटा क्या होता है? ह्रास होता जाता है, ऊर्जा में कमी आती है, वही वाला है। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो ध्यान रखना, विभिन्न पोषण तलों पर प्रयोग में लाई गई ऊर्जा का परिणाम का निरूपण है। ठीक है, ऊर्जा प्रायः, देखो लिखा है इस वाले में, ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखी जाती है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। बस आपको जो जहां पे तुमका गुलियावे का है ना, वो एक ही पॉइंट है, वो है सीधा सीधा सीधा। कुछ नहीं करना है दोस्त। मैं आपको पहले बता दूं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा। चाहे कुछ पूछे कि बताइए ऊर्जा का पिरामिड, इस ऊर्जा का पिरामिड, इस ऊर्जा का पिरामिड, ध्यान रखना सीधा बनेगा। इसमें यह कहा जाता है कि प्राथमिक उत्पादित ऊर्जा मात्रा का 10% अपने उपयोग में लाता है और शेष 90% का 10% उपभोक्ताओं में स्थानांतरित कर देता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक पोषण इस पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है और केवल 10% ऊर्जा पहुंच पाती है। जैसे कि यहाँ 100 कैलोरी था, तो यहाँ पे 90 ह्रास हो गया, ऊपर कितना पहुंच पाया? 100। फिर 90 लास्ट में, 90 रास्ते में ह्रास हो गया, पहुंच पाया 10 इसका। फिर 90 ह्रास हो पाया, बच पाया 1। तो इस प्रकार से ऊर्जा पहुंचती है, और 10% का नियम दिया था लिंडमैन भाई साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखने की कोशिश करते हैं। अगला देखो वही वाला आ गया है जो हमने आपको नीचे पढ़ाया था। इसको और ऊपर करते हैं, और ये रहे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ध्यान रखना कि पूरे नोट्स बनाना। अगर चाहते हो अच्छे नंबर लाना तो पूरे नोट्स बनाना। ठीक है, इकोलॉजी शब्द के जनक कौन थे? तो इकोलॉजी शब्द के जनक थे अर्नेस्ट हैकर। जबकि ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि छाया प्रिय पौधे किन्हें कहते हैं? किन्हें बेटा? छाया प्रिय पौधे। तो हाइलोफोटोस प्लांट्स को बेटा बोलते हैं छाया प्रिय पौधे। भारत में अल्पाइन वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई। और भारत में स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई कितनी होती है, जहां पे बर्फ जमने लगती है? 4000 मीटर पर। आगे क्वेश्चन है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना करण क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। जबकि जबकि वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है बेटा? 93% है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? ह्यूमस होता है।
मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि बहुत सारा अभी आपका जो है कराना है, इसलिए आप लोग समझते रहिएगा और आराम से नोट्स बनाना तो हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो यही होगा कि भारत में अवनालिका क्षरण, इसको बोलते हैं गली इरोजन्स, में से सर्वाधिक प्रभावित है तो मालवा का पठार। ध्यान रखना, भारत में अवनालिका क्षरण मतलब सीढ़ीदार, ठीक है, क्षरण का सबसे बड़ा उदाहरण है बेटा मालवा का पठार जो चंबल घाटी पर है। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कहाँ है बेटा? चीन में है। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कहाँ है? चीन में। वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली जो मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको वातोड़ मिट्टी बोलते हैं, एलॉयन सॉइल बोलते हैं। अधोमृदा मृदा के किस संसार को कहते हैं? तो बी स्तर को बोलते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का औसत कितना होता है? 5% होता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ बेटा पीट मृदा में होता है। सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ बेटा पीट मृदा में होता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन तो आज तक नहीं पूछा गया, इसको मत याद करना। आगे है वाष्पोर्जन क्रिया के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो पौधों में जो वाष्पोर्जन होता है उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व बेटा कौन सा है? तो पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम है। अगला है सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा जो है वो कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा जल को धारण कर लेती है, तो मटियार मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है जो सबसे ज्यादा अवशोषित कर लेता है जल, अवशोषित कर लेती है मिट्टी। ठीक है, तो मटियार। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहेगा, वो ये है कि जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां, तो ध्यान रखना मतलब ऐसी कौन सी मृदा है जो हमेशा जल से ही डूबी रहती है? तो मैंग्रोव वन वाली जो मिट्टियां होती हैं हमेशा जल से डूबी रहती हैं। अगला है पौधों की वृद्धि एवं पोषक तत्वों की अवशोषित के लिए पीएच मान, तो 6.0 से लेकर 7.5 तक। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पौधों की जो वृद्धि होती है उनमें कितने पोषक तत्वों के लिए अवशोषण होना चाहिए उनका पीएच मान? तो 6.0 से लेकर 7.5 तक। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाले मृदा की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? मटियार। यही सबसे ज्यादा जो है अवशोषित करती है पानी। सबसे अधिक जो उर्वरर वाली मृदा है वो दोमट है, जबकि सबसे ज्यादा उर्वरर वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़। देखो अंतर है दोनों में बेटा। सर्वाधिक उर्वरर वाली जो मृदा है वो दोमट मृदा है और सर्वाधिक उर्वरर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। चूना प्रधान मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या होते हैं बेटा? तो क्लाइलोक्स होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद में गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो गहन पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट नेस ने दिया था। और कब दिया था? 1973 में दिया था। कब दिया था? 1973 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि पत्ती पर सूर्य का प्रकाश, तो पत्ती पर सूर्य का प्रकाश टोटल हमने माना कितना परसेंट पड़ा? तो पत्ती पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ा वो 100% हमने माना, जिसमें से जो 83% होता है वो अवशोषित हो जाता है। क्या बेटा? जो 83% होता है वो अवशोषित हो जाता है। जबकि अगर बात करते हैं 12% की, तो जो 12% होता है वो बेटा परावर्तित हो जाता है और 5% ही पारगत हो पाता है। अब इसमें क्या होता है कि 83% का जो 79% है वो बेटा ताप के रूप में वातावरण में चला जाता है और 4% जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस उससे हो जाती है। समझ आना, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जब पत्ती पर सूर्य का प्रकाश 100% पड़ता है तो कितना भाग अवशोषित हो जाता है? तो 83%। परावर्तित हो जाता है 12%। ध्यान रखना। और जो सूर्य का प्रकाश होता है आप सभी को पता है कि लाल प्लस नीला, तो आप ध्यान रखना जो यही लाल और नीला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी लाल और नीले में होती है। जो लाल, अगर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे उपयोगी है, तो लाल और नीला। अब ये तुमको ध्यान रखना है बेटा कि पौधों में जो प्रकाश होता है उसमें किस प्रकार से उसकी गति होती है। तो एक होती धनात्मक गति और एक होती है ऋणात्मक गति। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो प्रकाश पहुंचता है उसकी एक गति होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। जो धनात्मक जो सीधे प्रकाश पहुंचता है वो तनों में पहुंचता है और जो घूम फिर के पहुंचता है वो जड़ों में प्रकाश पहुंचता है। तो ध्यान रखना जो गति होती है वो धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक मतलब जो सीधे पहुंचता है वो तनों में, जो घूम फिर के पहुंचता है वो जड़ों में।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि श्वसन मूल कहाँ, मतलब किन पौधों में सबसे ज्यादा श्वसन होता है, तो मैंग्रोव वनस्पति में, और ये चक्रवातों को रोकने में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगला है कवक का पौधों की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है, तो माइकोप्लाज्मा, इसको माइकोराइजा भी बोलते हैं। वेरी गुड। कवक का पौधों की जड़ के साथ जो सहजीवन संबंध होता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। और आम के वृक्ष का परजीवी, ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये हम मतलब लगभग आज से 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में हम अगली बात करते हैं, तो अगले में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और इस चीज का आप लोगों को नोट्स बना लेना है। ठीक है, ये केवल मैं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है। इसको आप सभी लोग नोट्स करके नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लिखते लिखते ही समझ जाएंगे, इतनी सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर जो होती है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कितना भैया, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आप में पूछा जा सकता है कि अगर हम श्वसन की बात करते हैं, देखो तापमान में 10% की वृद्धि होने पर क्या होता है, अगर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है वो दोगुनी बढ़ जाती है। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बताइए कितने % तापमान की वृद्धि होने पर दर दोगुनी हो जाती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण अधिकतम दर पे होता है। तो अगर हम इसके श्वसन की बात करते हैं तो ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बढ़ने की दर बढ़ती है। 30 डिग्री सेल्सियस पर दर सर्वाधिक हो जाती है और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर घटने लगती है। और 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर दर हमेशा 2 से और अथवा 2.5 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, यही सुपर हिट में दोस्तों क्वेश्चन आएंगे और यहीं से आप लोग नहीं कर पाओगे। और जो ये क्लास कर लेगा देखना दोस्तों, क्लास वो पूरी कर डालेगा। तो अगर 0 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ने पर दर बढ़ेगी, अगर 0 से 30 लगातार बढ़ रहा है तो बढ़ेगी, और 30 डिग्री सेल्सियस पर दर सर्वाधिक होती है, जबकि 30 डिग्री सेल्सियस पर से ऊपर अगर आप जाएंगे तो लगातार घटेगी। और प्रत्येक, हमने कहा था कि प्रत्येक अगर 0 से 30 के बीच में अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रत्येक ऊपर जाने का प्रयास करोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होने पर 2 से ढाई गुना बढ़ जाता है। कितना बेटा, तो 2 से ढाई गुना बढ़ जाता है, आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगला ये है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय कुछ गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है और ये 0.03% है, जलवाष्प 0.05% है, नियॉन और हीलियम बाकी अन्य में कुछ गैसेस हैं। प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट पराक्रम बढ़ने पर वायुमंडल में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। जी दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रत्येक कितने फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर वायुमंडल में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है, तो 20 फ़ारेनहाइट। कितना बेटा, 20 फ़ारेनहाइट। उसके बाद में ध्यान रखना कि पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आ जाती है बेटा, गिरावट आ जाती है। जितना आप 1000 मीटर ऊपर जाओगे उतने में आपकी 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आ जाएगी बेटा, गिरावट आ जाएगी। उसके बाद में अगली बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी आधार पर मृदा। वो ये है कि एक होती है अवशिष्ट, एक होती है वहित, एक होती है जलोढ़, एक होती है वातोड़, एक होती है सैल मलबा। दोस्तों यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। जो आपने मिट्टी पढ़ी है वो टेट वाली मिट्टी पढ़ी है, ये सुपर टेट वाली मिट्टी है। अब आप कहोगे सर मिट्टियों भी क्या अलग अलग होती है, टेट वाली सुपर टेट वाली? बेटा क्वेश्चंस के जो रूप होते हैं ना वो अलग होते हैं। टेट की अगर बात करते हैं तो टेट में इतने कठिन नहीं आते हैं, लेकिन सुपर टेट में थोड़ा टफ आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सुपर टेट। ठीक है, तो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है, जहाँ मिट्टी बनती है वहीं पड़ी रहती है, अवशिष्ट होती है।
वहित क्या होती है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान से बहकर आती है। जलोढ़ होती है जो जल द्वारा बहकर आती है। वातोड़ वो होती है जो वायु द्वारा उड़कर आती है। और पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा जो आती है वो मलबा होता है। क्या बेटा होता है? मलबा होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से यही इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जो मिट्टी अपने स्थान पे ही पड़ी रही अवशिष्ट हो गई, जो पानी से बहकर आई वहित हो गई, जो जल से बहकर आई जलोढ़ हो गई, जो वायु द्वारा उड़कर आई वातोड़ हो गई, और जो सेल और मलबा से आई बेटा वो जो आकर्षण रूप से आई बेटा वो कैसी हो गई? तो वो आपका कैसा हो गया? तो आपका वो हो गया जो है सेल और मलबा मिट्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे आते हैं। ये जो आप मिट्टी पढ़ोगे ना बेटा, इन मिट्टियों को जरूर पढ़ना, क्योंकि जो ये वाली मिट्टियां हैं आपकी, ये सुपर टेट वाले पेपर में घुमा फिराकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसी मिट्टियां हैं, तो इनको पढ़ना। अभी देखने में टफ लग रहा होगा, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक मिट्टी को हमने नाम दिया स्तर ए, एक को हमने नाम दिया स्तर बी, और एक को हमने नाम दिया स्तर सी, और एक को हमने नाम दिया स्तर डी। अब ध्यान रखना दोस्तों, लिखा हुआ है कि शीर्ष मृदा या ऊपरी मृदा जो टॉप सॉइल, वो उपजाऊ पौधों की जड़ें फैली होती हैं, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, चट्टानों के अपक्षय और जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, इनका कलर डार्क ब्राउन होता है, मोटाई पतली पत्ती से 10 फीट तक, प्रायः बलुई मिट्टी की अधिकता, ये सब बांटा जाता है। मतलब दोस्तों जो ए वाला आप देख पा रहे हैं उसमें केवल खास बात ये कही जा रही है कि ये मिट्टी बड़ी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, इसमें कृषि की जा सकती है। तो इनको किस स्तर में रखा गया? ए वाले स्तर में रखा गया। जो अच्छी मिट्टी हो गई वो ए स्तर में हो गई। अब बी स्तर की बात करते हैं, तो बी स्तर वाली खास बात क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि ये अधोमृद होती है। कैसी बेटा? अधोमृद होती है। इनका कलर ज्यादा ब्राउन नहीं होता, लाइट ब्राउन होता है। ये इसके जो मृदा के कण होते हैं वो सघन होते हैं, बहुत मतलब भुरभुरे टाइप में होते हैं। चिकनी मिट्टी इसकी इसमें प्रधानता होती है। अब सोच लो चिकनी मिट्टी की प्रधानता हो गई तो थोड़ी उपजाऊ रुकतापन कम हो जाएगी। ह्यूमस भी इसमें क्या होता है? कम होता है, और जल भंडारण का कार्य कर सकता है। लेकिन B1 B2 में इसको विभक्त किया गया है। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हल्का उपजाऊपन कम हो जाता है, जिसमें चिकनापन आ जाता है, भुरभुरापन आ जाता है, तो वो पानी का अवशोषण तो कर लेगा, लेकिन ए की अपेक्षा बी में उर्वरकतापन आ जाएगी कम। तो बेटा उसको किस श्रेणी में रख दोगे? स्तर बी में रख दोगे। आगे ये है कि जिस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बेटा कि जिसमें CaCO3 और CaCO4 कि अगर इनकी मात्रा के रूप में पाए जाएं, ठीक है, तो इनकी लंबी जड़ें, बहुत लंबी जड़ें होती हैं, ठीक है, तो इन तक जो है उर्वरकता पहुंच नहीं पाता है। जब उर्वरकता इन तक पहुंच नहीं पाती है तो ये मिट्टी बहुत अच्छी खेती इस द्वारा की नहीं जा सकती है, इसीलिए इसको स्तर सी में रखा गया, क्योंकि इसमें मात्रा सबसे ज़्यादा होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। स्तर जो डी होता है वो सबसे निचला स्तर होता है। इसमें चट्टानों के जो टूटे हुए अक्षय पदार्थ होते हैं, कंकड़ वक्कड़, वो सब पाए जाते हैं। तो ये आपका आता है बेटा डी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो ये होगा मृदा से। ठीक है, देखिएगा मृदा का संगठन कंपोजिशन कैसे होगा? तो आप कहोगे ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थों के द्वारा। ये होता है 5 से 10%, जबकि जो खनिज पदार्थ होता है वो होता है 40 से 45%। मृदा जो जल होता है वो लगभग 25% होता है, जो मृदा वायु होती है वो लगभग 25% होती है। मतलब कि जो मृदा का संगठन होता है उसमें क्या क्या कितने परसेंट पाया जाता है? तो ह्यूमस 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%, जल लगभग 25%, और मृदा वायु लगभग पाई जाती है 25%। अब ये पीट मृदा क्या होती है, पीट सॉइल क्या होती है, तो इसको समझ लो ये क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 100, मतलब जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग 100% पाई जाती है, जो बिल्कुल खराब हुए, वो पीट मृदा, मार पकड़ पीट दे। ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन, तो ह्यूमस में जो वृद्धि है हार्मोन अगर आपको लाना है तो इसमें इंडोंट एस्टिक एसिड मिलाना पड़ेगा, तो आप आ जाएगी उसमें। ये जीवाणुओं की क्रिया होती है और उसमें लगातार मिट्टियों में जो उर्वरकतापन भुरभुरी मिट्टी को बनाता है, जिससे उर्वरकतापन अधिक बढ़ जाता है, तो इसे ह्यूमस का वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, तो ये हम आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप पूरा देख पा रहे हो मृदा में खनिज पदार्थ कितने पाए जाते हैं,
इनको आपको नोट करके लिख लेना है। कितना बेटा? नोट करके लिख लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आएगा। तो ये सभी लोग नोट करके आप सभी लोग लिख लीजिएगा। अगर समझ में यहाँ से ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो नहीं समझने वाला है वो हम बता दे रहे हैं, वो ये है, ठीक है। जो नहीं समझ पाओगे हमें पता है, ठीक है। पोटेशियम मिट्टी में क्या काम करता है? तो कहोगे रोग पर नियंत्रण, ध्यान रखना, यही रोग पे नियंत्रण लाता है। मैग्नीज की बात करेंगे तो ये क्लोरोफिल का निर्माण करता है, ध्यान रखना, पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण इसी के द्वारा होता है। अगर आयरन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। और उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। और देखिएगा यहाँ लिखा है मॉलिबेडनम, ये नाइट्रेट का काम करता है। जिंक, तो ये ऑक्सिन तथा हार्मोन का काम करता है। और बोरान पौधों में वृद्धि के लिए क्या होता है? सहायक होता है। चलिए अब ये देखिएगा लिखा हुआ है कोई कुछ, ये मृदा की बनावट लिखी हुई है। मृदा की क्या लिखी है? कुछ बनावट लिखी है, इसको समझते हैं। एक होती है बजरी, एक होती बारीक बजरी, एक होती है मोटी बालू, एक होती बारीक बालू, एक होती गाद मिट्टी और एक होती चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो ये कुछ मिट्टियों के प्रकार हैं। उसके बाद में देखो, अगर हम नीचे थोड़ा आएंगे, इस वाले पे आएंगे, तो यहाँ पे ये अच्छा आपका है, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि आप लोग क्या करोगे कि आप लोग इनको इनके बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाना, बिल्कुल अच्छे से नोट। ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी लोग नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। और इनको याद कर लेना। इसमें केवल जो लिखा है वो हम बताएंगे बस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो जल धारण करने वाली मिट्टी है बेटा, वो कौन सी? चिकनी मिट्टी है। और यही मिट्टी सूखने पर सबसे ज़्यादा कठोर हो जाती है। जबकि जो चूना मृदा वाली मिट्टी होती है, इसमें 90 से 100% तक पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जो है ह्यूमस अथवा पोषक पदार्थों की कमी होती है। जबकि ध्यान रखना कि जल ग्रहण करने की सबसे अधिक क्षमता जो होती है वो गाद मिट्टी की होती है। और 85% बालू, 15% चिकनी मिट्टी, जो अगर इसको आप मिलाओगे तो बलुई मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। और ऐसी मिट्टियां बेटा मरुभिद्ध पौधे यहीं पर उगते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो हमने आपको तो सब कुछ कराया था, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जितना हमने आपको कराया था। लेकिन वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सुपर टेट में। लोगों को लगता है सुपर टेट में तो बहुत ही वैसे आसान है, देख रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अब कुछ ये आते हैं, कुछ पौधों के प्रकार हैं, इनको देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय अनुकूलताओं के आधार पर पौधों के प्रकार। पहला है जलोभुत पौधा, पानी की प्रचुर मात्रा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, जैसे वाटर लिली, धान और कमल। ये पानी की प्रचुर मात्रा होगी तभी उगेंगे, इन्हें जलोभित बोला जाता है। अगला है बेटा क्षारीय मृदा, और ये क्या होती है? तो ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्षारीय मिट्टी में ही उगते हैं, जिनका पीएच मान 7.0 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। उनको क्षारीय मृदा वाले पौधे बोलते हैं। जैसे कि अल्फा अल्फाल्फा है, रेड सेडार पौधे हैं, ये क्षारीय मृदा में ही उगते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं तो कुछ होते हैं जो एसिडिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिटिक्स प्लांट्स होते हैं, जो अम्लीय पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो ये ध्यान रखना कि ये अम्लीय मृदा में ही उगते हैं, जिनका पीएच मान 7.0 से कम होता है। ऐसे उगने वाले पौधे एसिटिक्स प्लांट्स कहलाते हैं। ये क्षारीय मृदा सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक पौधे का नाम है रोडोड्रोडॉन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में आगे आइए, आगे देखिएगा लिखा हुआ है, आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे लिखा हुआ है ये हाइलोफाइट्स पौधे कैसे होते हैं? तो जो पौधे नमकीन क्षेत्रों में उगते हैं उनको बेटा लबड़ी पौधे कहते हैं, इनको हैलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है बेटा, अगला जो आपका पौधा होगा सन लविंग्स होते हैं, इनको हेलियोफाइट्स बोलते हैं। और इनके लिए सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है बेटा कि ये जो पौधे उगते हैं ना, इनके लिए सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए सूर्य की। जैसे कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, शुगर केन हो गया, मक्का हो गया, इनके लिए सबसे ज़्यादा तापमान आवश्यक है, इनके लिए तापमान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में अगली अगर बात करेंगे तो अगला है लिथोफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाले पौधे बेटा जो होते हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट्स आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे प्लांट आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये मैं ऊपर किए जा रहा हूँ, आप सभी लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार करना बेटा, सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार करना। आशा उम्मीद है तैयार कर लोगे।
ठीक है। और ये पीएच मान हम आपको कराए दे रहे हैं, लेकिन जितने हमने देखो जीरोफाइट्स मरुस्थल पर उगने वाले पौधे हमने क्लास में भी करवाया था कि जो मरुस्थल पर उगने वाले पौधे होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो इन सबको आपको तैयार करना है। आशा और उम्मीद है तैयार कर लोगे, मैं फिर ऊपर की नीचे किए दे रहा हूँ, ये वाला जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, शुष्क जलवायु वाला, ठीक है, ये सारे नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पीएच मान के कुछ क्वेश्चंस। अगर हम पीएच मान की बात करें बेटा, तो पीएच मान की जो खोज की थी वो सोरेन सेन ने की थी। पीएच का फुल फॉर्म होता है बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसमें 1 से 7 तक का पीएच मापन आप कर सकते हो, 1 से 7 तक के। और ये पीएच स्केल्स होते हैं, अगर आप 7 से 1 इधर जाओगे तो अम्लीय की तरफ जाओगे, और अगर 7 से इधर जाओगे बेटा तो आप क्षारीय की ओर जाओगे। इधर सर्वाधिक अम्लीय होता है, इधर सर्वाधिक क्षारीय होता है, और ये उदासीन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पदार्थों की पीएच मान देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान बेटा ध्यान रखना 6.4 होता है, यहाँ 6.8 लिखा हुआ है। मानोलर का 6.4 होता है, सिरका का 3 होता है, नींबू का 2.4 होता है, 2.2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2.4 करना, ठीक है। उसके बाद में आंसू का 7.4 होता है, रक्त का भी 7.4 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, उदासीन होता है, समुद्री जल का अपच 8.5 होता है, मूत्र का 6 होता है, मानव त्वचा का 5.5 होता है, और अंडे की जो जर्दी होती है उसका 7.8 होता है। उसके बाद ध्यान रखना कि जो इधर हमने लिखे हैं वो क्षारीय हैं। बैटरी में प्रयुक्त एसिड, जठर रस, तो ये सब लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से एसिड में कौन कितना पीएच मान उपस्थित होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ध्यान रखना कि अंगूर और संतरे का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है, जबकि सेब के रस का 3.5 होता है, बियर का 4 होता है, अम्ल वर्षा का 4.5, नाखून का बाल 5.5, कास्टिक सोडा 14, सामान्य वर्षा का 5.6 से 6, और शराब का 2.8। तो ये सारे पीएच मान है और क्लास में हमने आप सभी को बताया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको याद कर लीजिएगा, जो मैंने क्लास में लिखा था उसको याद करना। बस एक दो पॉइंट कभी ना कभी किसी कॉपी में किसी बुक में ज़्यादा मिल जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, जो हमने लिखा है आप उसी को याद करिएगा। अब ध्यान रखना कि ये जो हमने पार्ट आपको बताया है बेटा, ये पार्ट फर्स्ट था। ये सुपर टेट का जो हमने कहा था कि बेटा जरूर पढ़ लेना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना इतनी जल्दी ये दुनिया आसान नहीं आपको लगने वाली है। ये जो हम पार्ट आपको कराए हैं बेटा, ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद में लगभग 3 सुपर टेट के पार्ट आएंगे, और तीनों पार्ट को अगर पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, और जो हमने ऊपर आपको काम दिया है नोट करने वाला, जरूर नोट कर लीजिएगा, सारी नोट्स बना लीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 आएगा, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पार्ट 2 जल्दी लाया जाएगा। और तीनों अगर पार्ट पढ़ लोगे तो सुपर टेट में, अगर आपने तीनों पार्ट पढ़ डाला तो सुपर टेट लाइफ झिंगा लाला। चलिए, अगर अच्छा लगा आप वीडियो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।